गाइस, आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड को हम लोग कंसीडर करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ को यूनिट ऑफ टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने क्या किया? यूनिट ऑफ लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट कर दिया और यूनिट ऑफ टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर दिया। सो वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल टी। सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया। यहां पर हम देख रहे हैं स्पीड की यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रही है उसकी डिपेंडेंस देख रहे हैं। तो लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है और टाइम की पावर -1 पे डिपेंड कर रही है। इन्हीं पार्ट्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। Now we can define dimensions of a physical quantity. The parts to which fundamental units are raised to obtain the unit of a physical quantity are called dimensions of that physical quantity. किसी भी physical quantity की unit में fundamental units की जो parts होती हैं उन्हीं को हम dimensions कहते हैं। अभी हमने speed का dimensional formula workout किया था LT-1, तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड की डायमेंशन में लेंथ की डायमेंशन क्या है? +1, टाइम की -1 और मास की 0। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस डिटरमिन करते समय हम मास, लेंथ और टाइम को जनरली कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर को कैपिटल ए और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक एक्सप्रेशन जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशंस के टर्म्स में लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर देखिए ये फॉर्म होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने फंडामेंटल यूनिट्स को लिखा हुआ है रेज टू देयर पार्ट्स विच आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो यहां पर देख लें ए, बी एंड सी, दीज आर डायमेंशंस ऑफ एम, एल एंड टी। नाउ अबाउट डायमेंशनल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके एक साइड पर फिजिकल क्वांटिटी लिखी हो स्क्वायर ब्रैकेट में और दूसरी साइड पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हो, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। यहां पर देखें, ये देखें फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी और राइट हैंड साइड पर हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। ये देखें डेंसिटी को कंसीडर कर रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने मास के लिए m लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में और वॉल्यूम के लिए L³ स्क्वायर ब्रैकेट में। सो दैट डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी और RHS में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा विच इज ml-3t/0। ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेम वे फोर्स की हम बात करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये डायमेंशनल इक्वेशन आ गई। फोर्स को लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में और यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फोर्स का लिख दिया। ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस 0 हो उसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। ये देखें डायमेंशनल फॉर्मूले में फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस 0 हैं, इसको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जितने भी रेशियोज हैं वो सब डायमेंशनलेस हैं। एंगल, strain, coefficient of friction, etc. Trigonometric ratios, exponents and logarithm, they all are dimensionless and pure numbers are also dimensionless. यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम दी हुई है डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड। इसमें ये इक्वेशन दी गई है और कहा गया है Q की वैल्यू डिटरमिन करनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। T टाइम पीरियड है, Y यंग्स मॉडुलस है, M मास है, L लेंथ है। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर लिख ली। T इज इक्वल टू 2π √of ml³ Q अपॉन 5y। इसको स्क्वायर कर दिया हमने तो कितना आ गया हमारे पास? T² इज इक्वल टू 4π² और यहाँ पे आया ml³ Q अपॉन 5y। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेंगे। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। Q एक साइड पे कर लें तो कितना हो गया? हमें तो यूनिट लेनी है सिर्फ, तो कांस्टेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो T² इंटू वाई लेंगे हम लोग और नीचे लेंगे ml³। इसमें हम लोग डायमेंशंस रख देंगे। ये मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड का स्क्वायर रख दिया है। ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला
यहाँ पर ये मास और ये एल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी स्क्वायर टी माइनस 2 ये तो कट गया यहाँ से, और एम भी कैंसिल आउट हो गया। ये ऊपर पहुँचा तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी एल पावर माइनस 4। लिखेंगे क्यू एल पावर माइनस 4, यही आंसर होगा। ये एक और प्रॉब्लम है डायमेंशंस पे बेस्ड। इन्होंने यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें के की वैल्यू हमें निकालनी है। बाकी टर्म्स के मतलब यहाँ पे बताए हुए हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने इक्वेशन लिख ली, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के एल स्क्वायर जी एम जी, इसको स्क्वायर कर लिया सो दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा के एल स्क्वायर जी अपॉन एम जी। अब इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें तो डायमेंशंस चेक करनी है। तो के की वैल्यू के लिए लिखा हमने टी स्क्वायर एम जी दिस होल अपॉन एल स्क्वायर जी। अब इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में और के की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे। ये मैंने सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर ली है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखें m माइनस 1 m, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर एल क्यूब है डिनोमिनेटर में, एल स्क्वायर एल, ये भी कैंसिल आउट हो गया। t माइनस 2 इससे भी कैंसिल हो गया, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिखेंगे इट इज टी स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। अब हम एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं डायमेंशंस के। तो इसका पहला एप्लीकेशन टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है और ये स्विंग कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। बॉब का मास m दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और लेंथ ऑफ पेंडुलम इज l। इसका टाइम पीरियड हम वर्कआउट करना चाहते हैं। जो पैरामीटर्स हमें समझ में आ रहे हैं वो बॉब का मास हो सकता है, इसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता हो और लेंथ पे डिपेंड करता हो। वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट, हम उनके बीच में एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो हमने यहां पर लिख लिया t इज इक्वल टू टाइम पीरियड सम कांस्टेंट k, मास की पावर a पे डिपेंड करता है, लेंथ की पावर b पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमें a b c तीनों की वैल्यूज पता लग जाए तो फॉर्मूला हमें पता लग जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं इनके बीच में रिलेशन बनाने की। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी LHS और RHS दोनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। यहां पर LHS की डायमेंशन सबसे पहले हमने लिख ली, K डायमेंशन लेस कांस्टेंट है और M के लिए लिखा A, लेंथ के लिए B और यहां पर लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए C। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया A, L के लिए आया B प्लस C और T के लिए माइनस 2C। ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे डायमेंशंस को कंपेयर किया। तो A की वैल्यू आ गई 0, B प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2C इज इक्वल टू 1, जिससे आएगा C इज इक्वल टू माइनस हाफ, इसमें रखा तो C इज इक्वल टू प्लस हाफ और A इज इक्वल टू 0। हमें A B C तीनों की वैल्यू चाहिए थी, हमें A B C तीनों की वैल्यूज चाहिए थी जो हमने डिटरमिन कर ली। अब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखें यहां पर A B C तीनों की वैल्यूज यहां पर रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है T इज इक्वल टू K अंडर रूट L अपॉन G। इस तरह से हमने वेरियस क्वांटिटीज में रिलेशन बना दिया। ये देखिए हमने सोचा ये था कि मास पे डिपेंड करता है, पर सॉल्व करने पे पता लगा कि बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये देखिए A की वैल्यू 0 आई तो M की पावर 0 हो गया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड। इन्होंने कहा कि वेलोसिटी v निकालनी है वाटर वेव्स की और बताया हुआ है इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है और हमें रिलेशन निकालना है। तो देखें यहां से शुरू करते हैं हम लोग। लिखा v इज इक्वल टू सम डायमेंशनल कांस्टेंट k, किस पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पर, से लैम्डा की पावर a
फिर लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर पार बी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार सी, इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें ए बी सी की वैल्यूज पता लग जाए तो फॉर्मूला हमें पता लग जाएगा। हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया सो दैट एलएचएस और आरएचएस दोनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना लेंगे। b इज इक्वल टू 0, a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 1 और -2c इक्वल टू -1। इससे आएगा c इज इक्वल टू प्लस हाफ 1, यहाँ से b इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू प्लस हाफ रखी और b की वैल्यू 0 रखी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ रही है प्लस हाफ। ये वैल्यूज़ हम निकालना चाह रहे थे, हमने डिटरमिन कर ली हैं, इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट v इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, सम कांस्टेंट k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, यहाँ पर b की वैल्यू 0 तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा g। ये हमने रिलेशन वर्कआउट कर लिया। इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी वर्कआउट करनी है। न्यू पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, टेंशन पे डिपेंड करता है और मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। और इन्होंने कहा कि इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बनाना है। तो हम शुरू करते हैं। हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है पार ए, टेंशन पर डिपेंड कर रही है पार बी और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सी, इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें ए बी सी की वैल्यूज पता लग जाती हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो करना शुरू करते हैं। यहां पर देखें, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो मैंने एलएचएस की लिखी m0 l0 t-1, ये फ्रीक्वेंसी की हो गई। लेंथ की सभी को पता है a, टेंशन फोर्स mlt-2 b और मास पर यूनिट लेंथ ml-1 पार c। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m की पावर b प्लस c यहाँ से लिया, फिर l की पावर a इधर से प्लस b और यहाँ से माइनस c और t की पावर -2b, कुछ ऐसा ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद दोनों साइड पर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, इधर लिख लेता हूँ, ये देखें दोनों तरफ हमने डायमेंशंस को इक्वेट किया तो ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से b की वैल्यू आई है हाफ, इधर पर रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी -1/2 और इधर पर रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k और a की वैल्यू है 1, तो मैंने लिखा k अपॉन l और अंडर रूट f अपॉन म्यू। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये डायमेंशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। अगर इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां पर ये एक प्रॉब्लम दी गई है, ये एक इक्वेशन दी गई है और इसकी करेक्टनेस हमें चेक करनी है। एलएचएस में टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि डायमेंशंस क्या होंगी t, और आरएचएस में हमको चेक करना है। तो शुरू करते हैं, आरएचएस लिखे ले रहे हैं।
ये मैंने डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, ये आर क्यूब का और ये सरफेस टेंशन का। m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे, l पावर -3 और l क्यूब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। t -2 ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर बना और स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो t आ जाएगा। ये देख लें, RHS हमने निकाला है t और LHS कितना है, टाइम पीरियड का t। सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इस तरह से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। यहां पर एक और प्रॉब्लम है इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड। इसमें कह रहा है ये इक्वेशन की करेक्टनेस वेरीफाई करनी है, चेक करनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर ये देखें, ये इक्वेशन का RHS मैंने ले लिया और लिखेंगे यहां पर पाई डायमेंशनलेस है, P प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर का हम यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे ml-1 T-2 और ये है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर विल गिव अस डिस्टेंस का स्क्वायर, वो भी लिख लिया। फिर यहां पर 2 नंबर है प्योर, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका होगा ml-1 T-1 और L के लिए लेंथ यूज करेंगे दिस वे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m और m कैंसिल हो गया, l-1 कैंसिल हो गया, T-1 -2 तो -1 बचा ऊपर और यहां से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो L बचा, यानी कि LT-1 आ गया। ये RHS आया और LHS में वेलोसिटी है, इसका मतलब LT-1, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। ये डायमेंशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन टू अस 332 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने कहा कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू N इंटू U। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट, सो इट विल बी कांस्टेंट। सिस्टम हम कोई भी लें, वैल्यू तो फिजिकल क्वांटिटी की कांस्टेंट रहेगी ना, सो वी कैन राइट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहां पर स्पीड की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे हम लोग N1 332 और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखा L1 अपॉन T1 और इधर लिखा N2 दूसरे सिस्टम के लिए L2 अपॉन T2 दिस वे। अब यहां पर वैल्यूज लिख ली, वी आर सीकिंग द वैल्यू ऑफ N2, सो 332। इधर L1 की जगह हम लिखेंगे मीटर और इसको लिखेंगे किलोमीटर। सेम वे T2 अपॉन T1, T2 कितना है R और T1 कितना है सेकेंड। अब कन्वर्जन कर लें हम लोग, ये देखिए इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1195.2। इसका मतलब क्या हुआ 332 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1195.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है 100 जूल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमिन करो एक नए सिस्टम में जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स मास, लेंथ और टाइम की हो 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड हाफ ए मिनट रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखें लिखा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। फर्स्ट सिस्टम में 100 जूल है तो मैंने लिखा 100 और जूल की जगह लिख लिया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है। यूनिट के लिए क्या लिखेंगे, मास की जगह हम लोग लिखेंगे 100 ग्राम, लेंथ के लिए लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड का स्क्वायर दिस वे। N2 हमें निकालना है तो देखें कैसे निकालेंगे। N2 विल बी इक्वल टू 100, यहां पर लिखा kg और यहां पर लिख दिया मैंने 100 ग्राम ऐसा। फिर इसके बाद मीटर
और स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 30 सेकेंड का स्क्वायर दिस होल अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखें किस तरीके से करेंगे। n2 बराबर 100, यहाँ पर लिखा 10 की पावर 3 ग्राम, 100 ग्राम कुछ ऐसा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर दिस होल अपॉन 10, 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 900 कुछ ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करना हमें, तो कितना आएगा n2 बराबर 100, ये देखें 1 और 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 100 ये बचा, इसका 10 बचा, इसका 100 आएगा और ये 900 आएगा। तो कितना आ गया 9.0 इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर 7 आंसर। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर गिवन टू अस 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, और इसने हमसे कहा मास, लेंथ और टाइम की यूनिट डिटरमिन करो। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से शुरू किया। सबसे पहले एनर्जी के लिए मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा ml² T-2। फिर इसके बाद फोर्स, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा mL/T-2, और इसके बाद मैंने वेलोसिटी के लिए लिखा, तो कितना आया LT-1, कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखें हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर नोटिस करें, अगर हम एनर्जी को फोर्स से डिवाइड करेंगे तो L आएगा, तो मैंने वही किया। सबसे पहले L डिटरमिन करने के लिए ये देख लें, एनर्जी को फोर्स से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया हमारे पास, एनर्जी दिया हुआ था 200 जूल और ये था 20 न्यूटन। सो लेंथ की यूनिट आ गई हमारे पास 10 मीटर। ऑफ कोर्स SI यूनिट्स हैं इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पर देखें, अगर हम एनर्जी को वेलोसिटी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो L² T⁻² दोनों में कट जाएगा और m आ जाएगा हमारे पास। तो m को डिटरमिन करने के लिए ये देखें, एनर्जी को हम वेलोसिटी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। एनर्जी कितनी है 200 जूल, और यहाँ पर इसकी यूनिट लेंगे वेलोसिटी की, तो ये 5 स्क्वायर किया तो 25 आ गया। तो ये कितने के बराबर आ गया, m विल बी इक्वल टू 8 kg। ये सेकंड आंसर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें टाइम निकालना है। ये देखें, टाइम के लिए हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू L अपॉन T, जिसकी हेल्प से आएगा T इज इक्वल टू L अपॉन वेलोसिटी। वैल्यूज रख दी, लेंथ की हम यहाँ से निकाल चुके थे, इट इज़ 10, और यहाँ पर वेलोसिटी की कितनी है, इट इज़ 5। तो हम लोगों के पास आ गया टाइम बराबर 2 सेकेंड। एक आंसर ये वाला हुआ, एक आंसर ये वाला हुआ, और एक आंसर। Now about the limitations of dimensional analysis. This method has certain limitations. पहली वाली क्या है, The value of any dimensionless constant involved in the formula cannot be calculated. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें निकालना है, तो टाइम पीरियड हमने मान लिया कि बॉब के मास पे डिपेंड करता है, पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट जो आया हुआ है इसके टर्म्स में हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग डायमेंशन से नहीं निकाल पाते हैं। दिस इज द लिमिटेशन। इसकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ती है, और जब हम एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकालते हैं देन इट वर्क्स आउट टू बी
तो ये डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशन है कि हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू इस मेथड से नहीं डिटरमिन कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आता है या एक्सपोनेंशियल टर्म आता है या log x टर्म आता है तो उसको डायमेंशनल मेथड से हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं। यहां पर इसका मतलब ये है, सपोज करें इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया एक्सपोनेंशियल का, तो ये देखें एक इक्वेशन ली n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया दिस इज n आर टी ln v2 अपॉन v1, मैं लॉग लिख देता हूं, v2 अपॉन v1, इसको भी हम एनालाइज नहीं कर सकते विद द डायमेंशनल मेथड। ये हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड की, जिसमें कि कहा गया है कि मैकेनिक्स में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो हम उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे इक्वेशन से। हम 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन बना सकते हैं और 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अननोन का नंबर 3 से ज्यादा होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे।